तो हाँ एवरीवन, दिस अक्षांश गर्ग। तो टीडीएस और टीसीएस चैप्टर एग्जाम में कई बार पूछा जाता है और हम इसको नेग्लेक्ट करके जाते हैं या उस इंपॉर्टेंस से नहीं पढ़ के जाते जिससे इसको पढ़ना चाहिए। और एक रिटर्न चैप्टर है जो भी जनरली हम अवॉइड कर देते हैं, लेकिन उसके अंदर भी एक क्यूआरएमपी स्कीम करके टॉपिक है जो कि इंपॉर्टेंट है। तो अगले 20 मिनट के अंदर मैं कोशिश करूंगा कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इतना चीजें करवा दूं कि एग्जाम में इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाए। शुरुआत करते हैं टीडीएस से। अपन अभी देखो टीडीएस बड़ा सिंपल सा है। पॉइंट ये आता है कि टीडीएस कौन डिडक्ट करता है, कब डिडक्ट करेगा। तो गवर्नमेंट या गवर्नमेंट के कुछ डिपार्टमेंट्स या गवर्नमेंट जिनको नोटिफाई करती है, अगर वो किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट बहुत तरह के कॉन्ट्रैक्ट करती है कि भाई हमारा रोड बनवा देना, कॉन्ट्रैक्टर हायर कर रखा है। गवर्नमेंट बहुत तरह की गुड्स या सर्विसेज लेती है। तो इन्होंने बोला कि अगर गवर्नमेंट किसी को पेमेंट करती है और कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू मोर देन 2.5 लाख रुपीज है तो टीडीएस कटेगा 2% की रेट से। अभी गवर्नमेंट का मतलब क्या हुआ, चाहे कोई गवर्नमेंट का सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का कोई डिपार्टमेंट हो, या फिर कोई लोकल अथॉरिटी हो, या फिर कोई गवर्नमेंट एजेंसी हो, या गवर्नमेंट ने किसी को नोटिफाई कर रखा है। सवाल ये आता है गवर्नमेंट किसको नोटिफाई करेगी। देखिए कुछ नोटिफाइड पर्सन है जिन्होंने गवर्नमेंट ने जिनको नोटिफाई कर रखा है। कोई भी ऐसी बॉडी जो सेटअप बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट हो, कोई भी ऐसी बॉडी जिसका गवर्नमेंट का 51% या उससे ज्यादा का स्टेक हो, जैसे LIC सेटअप बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, ICAI सेटअप बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, कोई भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, कोल इंडिया, BPCL, या कोई भी ऐसी सोसाइटी जो सोसाइटी एक्ट के थ्रू गवर्नमेंट ने क्या कर रखा हो, इसको रजिस्टर कर रखा हो, तो ये लोग ये नोटिफाइड पर्सन में आते हैं। तो अगर ये लोग किसी को पेमेंट करते हैं, माना जाएगा कि गवर्नमेंट ही है। मतलब जैसे PSU है, इंडियन ऑयल, वे काइंड ऑफ सरकारी हो गई, मतलब इसके अंदर गवर्नमेंट का 51% या इससे ज्यादा का स्टेक हो। ठीक है, तो ये लोग अगर किसी को पेमेंट करते हैं तो उस केस में टीडीएस की लायबिलिटी आएगी, टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा 2% की रेट से, 1% CGST, 1% SGST। ठीक है, सवाल ये आता है कि कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 2.5 लाख रुपए से ज्यादा होगी तब टीडीएस कटेगा। अभी गवर्नमेंट ने किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया कि भाई तू हमारे लिए काम करके दे, तेरे को हम, तेरी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 3 लाख रुपीज। अभी सपोज करो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू तो 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है, लेकिन पेमेंट मल्टीपल इंस्टॉलमेंट्स में हो रहा है। लेट्स सपोज कि कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 3 लाख रुपीज है, लेकिन पेमेंट 5 इंस्टॉलमेंट्स में हो रहा है, 60,000 की 5 इंस्टॉलमेंट्स में हो रहा है, तो टीडीएस कटेगा या नहीं कटेगा? टीडीएस कटेगा। कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू से मतलब है, नंबर ऑफ पेमेंट से मतलब नहीं है। जब भी आप पेमेंट करोगे 2% का टीडीएस काट के करोगे। अगर IGST का केस है तो 2%, CGST IGST का केस है तो 1% आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। ठीक है जी। टीडीएस क्यों काटते हैं? बेसिकली तो गवर्नमेंट ये देखना चाहती है कि जो बड़े ट्रांजेक्शन है, बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, उनका गवर्नमेंट ट्रांजैक्शन ट्रेल मेंटेन करने के लिए, कि भाई ट्रांजैक्शन को ट्रैक कर पाए अच्छे से, कोई ऐसा फर्जीवाड़ा हो तो पकड़ाई में आ जाए। जनरली टीडीएस इसलिए काटा जाता है। डीटी के अंदर भी आपने टीडीएस चैप्टर पढ़ा होगा। ठीक है जी। तो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू से मतलब है 2.5 लाख रुपीज। सवाल आता है कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी होगी, एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी होगी? ध्यान से देना। तो सपोज करो कि मैंने किसी को, गवर्नमेंट ने क्या किया, मेरे को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया और मेरे को बोला कि भाई आपको है ना कुछ पर्टिकुलर काम करना है। लाइक लेट्स सपोज कि इंटीरियर डिजाइनिंग का काम करना है आपको। गवर्नमेंट ने अपने ऑफिस के अंदर इंटीरियर डिजाइनिंग का काम मेरे को दिया। मैंने कहा ठीक है। गवर्नमेंट ने बोला आपको हम 2.8 लाख रुपीज देंगे प्लस 18% जीएसटी। सवाल ये आता है कि टीडीएस किस पे कटेगा? जाहिर सी बात है 2.8 लाख रुपीज पे कटेगा। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, 2.8 लाख रुपीज पे 2% टीडीएस काट के बचा हुआ पेमेंट मेरे को कर देगी। अब आप बोलोगे इसमें मेरा कुछ लॉस हुआ? नहीं, मेरा कुछ लॉस नहीं है। समझना मेरी बात, मेरे को 18% जीएसटी जमा कराना था। मैं सप्लायर था, मेरे को जीएसटी जमा कराना होता है। मेरे बिहाफ पे गवर्नमेंट तो जमा कराएगी नहीं आरसीएम में, मेरे को जमा कराना है फॉरवर्ड चार्ज में। अभी गवर्नमेंट ने 2% टीडीएस काटा तो वो मेरे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर अकाउंट के अंदर रिफ्लेक्ट करेगा। अभी मेरे अकाउंट में अमाउंट रिफ्लेक्ट करेगा तो इनडायरेक्टली मेरे को 16% ही टैक्स जमा कराना पड़ा। 2% की तो मेरे को क्रेडिट मिल ही जाएगी ना। तो मेरा कुछ नहीं गया, ना गवर्नमेंट का कुछ गया। बस इससे ये हो पाया कि भाई गलती से भी टैक्स की चोरी ना हो, कि कोई इंसान अगर गलती से भी कोई फ्रॉड वगैरह कर रहा है या गलती से कोई जाने अनजाने मिस्टेक हो जाए तो वो पकड़ाई में आ जाए। ट्रैक कर सकेंगे ट्रांजेक्शन को, इसलिए टीडीएस काटा जा रहा है। ठीक है साहब। एक और पॉइंट है कि ये जो आपस में जो लोग हैं ना, ये आपस में एक दूसरे को सप्लाई करें। ये स्पेसिफाइड जितने भी लोग दे रखे हैं, ये आपस में एक दूसरे को सप्लाई करें। जो टीडीएस काटते हैं तो ये आपस में एक दूसरे को सप्लाई करेंगे तो टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। अगला सवाल ये आता है कि जैसे मान के चलो कि जो मैं गवर्नमेंट ने मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिया ना, वो सप्लाई ही एग्जम्प्ट सप्लाई है, तो जीएसटी नहीं लगना है। तो जब जीएसटी ही नहीं लगेगा तो टीडीएस क्यों काटेंगे? तो टीडीएस की लायबिलिटी नहीं आएगी। मान के चलो जो सप्लायर है वो जीएसटी में अनरजिस्टर्ड है, मान के चलो उसने नया नया बिजनेस शुरू किया, उसका थ्रेशोल्ड एक्सीड नहीं हुआ, तो जब अनरजिस्टर्ड है तो उसकी जीएसटी की लायबिलिटी आएगी नहीं, तो टीडीएस नहीं काटेंगे। पॉइंट समझ रहे हो आप? ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अभी एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान में रखना है। कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है? जैसे मान के चलना
3 एग्जांपल लेके समझाता हूँ, तीनों से आप इजीली समझ पाओगे। ये अगले जो 2 मिनट में बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुनना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। केस नंबर 1 मान के चलो कि राजस्थान गवर्नमेंट ने मेरे को हायर किया और मैं भी कहां से हूं, राजस्थान से हूं। मेरे को उन्होंने बोला कि भाई जयपुर के अंदर इनका एक ऑफिस है, जयपुर के अंदर जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी का ऑफिस है, उसके अंदर मेरे को कुछ सर्विसेज देनी थी। लेट्स सपोज इंटीरियर डिजाइनिंग की सर्विस देनी थी मुझे। राजस्थान गवर्नमेंट ने मेरे को कॉन्ट्रैक्ट दिया कि भाई जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर आपको इंटीरियर डिजाइनिंग की सर्विस देनी है और मेरे को 3 लाख रुपीज देंगे वो, प्लस जीएसटी अलग से। ठीक है, अभी इस केस में सीजीएसटी आईजीएसटी का टीडीएस कटेगा, आईजीएसटी तो जाहिर सी बात है। लोकेशन ऑफ सप्लायर कौन है, एकेजी मेरी लोकेशन राजस्थान। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, तो एज पर 12 सबसेक्शन 3 प्लेस ऑफ सप्लाई का जो भी प्रॉपर्टी की लोकेशन होगी वही प्लेस सप्लाई मानते हैं। प्रॉपर्टी जयपुर में लोकेटेड है, जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी का जो ऑफिस है जयपुर में लोकेटेड है, तो प्लेस सप्लाई भी क्या हो जाएगा, जयपुर हो जाएगा। तो सीजीएसटी आईजीएसटी का टीडीएस कट जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, 1% के रेट से टीडीएस काट देंगे। दूसरा केस मान के चलिए कि राजस्थान गवर्नमेंट है, इन्होंने मेरे को एक कॉन्ट्रैक्ट दिया एकेजी को। मैं कहाँ रहता हूँ, मैं रहता हूँ सपोज करो जयपुर में ही रहता हूँ, राजस्थान में मैं रहता हूँ। और सीन ऐसा है कि राजस्थान गवर्नमेंट का एक ऑफिस है, कहाँ पर ऑफिस है मान के चलो उत्तर प्रदेश के अंदर एक ऑफिस है, यूपी के अंदर एक ऑफिस है राजस्थान गवर्नमेंट का ही लेकिन है यूपी के अंदर। इमेजिन करते हैं, ठीक है। इन्होंने मेरे को बोला कि इस यूपी वाले ऑफिस के अंदर, लखनऊ के अंदर जो ऑफिस है इनका, उसके अंदर मेरे को इंटीरियर डिजाइनिंग सर्विसेज देनी है। मैंने कहा ठीक है। लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या है, लोकेशन ऑफ सप्लायर है जयपुर, मैं तो जयपुर का ही हूं ना। प्लेस सप्लायर क्या होगा, लखनऊ, जहां पे प्रॉपर्टी लोकेटेड है एज पर 12 सबसेक्शन 3। आईजीएसटी का टीडीएस काट देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। केस नंबर 3 लेके चलते हैं, समझना मेरी बात। जैसे मान के चलो कि राजस्थान की गवर्नमेंट है, इन्होंने किसी पर्सन को मान के चलो जिसका नाम था मोहित, नाम था मान के चलो मोहित कॉन्ट्रैक्टर। अभी ये मोहित कहां का था, ये खुद यूपी का था मोहित। इसको बोला कि देख भाई मोहित, राजस्थान गवर्नमेंट की एक बिल्डिंग है जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर है, लखनऊ के अंदर राजस्थान गवर्नमेंट की एक बिल्डिंग है, उस पर तेरे को इंटीरियर डिजाइनिंग सर्विस देनी है। और मोहित भी कहां का था, यूपी का था, और इंटीरियर डिजाइनिंग की सर्विस दे रहे हैं। तो प्लेस सप्लाई क्या माना जाएगा, लखनऊ माना जाएगा, यूपी माना जाएगा। तो इस केस में क्या राजस्थान गवर्नमेंट टीडीएस काटेगी या नहीं काटेगी, तो ध्यान से समझना। देखो इस केस में प्लेस सप्लाई हो गया यूपी, लोकेशन ऑफ सप्लायर हो गया यूपी, तो टीडीएस किसका कटेगा, सीजीएसटी एसजीएसटी, जो कि यूपी गवर्नमेंट को आपको जमा कराना पड़ेगा। सवाल ये आता है कि राजस्थान गवर्नमेंट यूपी गवर्नमेंट को कैसे टैक्स जमा कराएगी। भाई राजस्थान गवर्नमेंट सीजीएसटी एसजीएसटी का पैसा जमा करा सकती है राजस्थान के अंदर, राजस्थान गवर्नमेंट आईजीएसटी का टीडीएस जमा करा सकती है। राजस्थान का जो भी डिपार्टमेंट होगा ना, जो ये काम करवा रहा होगा, वो अगर अपने स्टेट के अंदर सीजीएसटी एसजीएसटी का टीडीएस जमा करवाना है तो करवा देगा, ठीक है। दूसरे मतलब आईजीएसटी जमा कराना है तो भी करवा देगा, लेकिन दूसरे स्टेट का सीजीएसटी एसजीएसटी कैसे जमा कराएगा आप बताओ। अभी राजस्थान गवर्नमेंट में जो भी डिपार्टमेंट होगा जिसने काम दिया होगा इंटीरियर डिजाइन करने का, ठीक है, वो कैसे यूपी गवर्नमेंट को सीजीएसटी एसजीएसटी का पेमेंट करेगा, क्योंकि वो तो रजिस्टर्ड ही राजस्थान के अंदर है। अब क्या यूपी का रजिस्ट्रेशन नंबर थोड़ी लेगा, पॉसिबल ही नहीं है। तो इस केस में नो टीडीएस, कोई टीडीएस नहीं कटेगा। इस केस में क्या होगा, कोई टीडीएस नहीं कटेगा, नो टीडीएस। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो कब टीडीएस नहीं कटेगा, जब लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई तो एक स्टेट के अंदर है, लेट्स सपोज स्टेट ए बोल देते हैं इनको, और लोकेशन ऑफ रिसीवर दूसरे स्टेट के अंदर है, लेट्स सपोज स्टेट बी, तो उस केस में टीडीएस नहीं कटेगा। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं 101%। कोई क्वेश्चन बताओ ना सर जी, ये क्वेश्चन देख लो आप। काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे पूरा क्वेश्चन तो नहीं कराऊंगा लेकिन आपको एक पॉइंट करा देता हूं। जैसे इस क्वेश्चन में बता रखा है कि मनिहार एंटरप्राइजेज एक दिल्ली का पर्सन है जो गुड्स और सर्विसेज सप्लाई करता है गवर्नमेंट को। उसने क्या किया, इंटीरियर डेकोरेशन की सर्विसेज दी आंध्र भवन लोकेटेड इन दिल्ली। सर्विस कॉन्ट्रैक्ट इज एंटर्ड इनटू विद द गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश। देखो आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश, इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया मनिहार एंटरप्राइजेस को। मनिहार एंटरप्राइजेस दिल्ली का है और बोला है, आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने कहा है कि हमारा एक आंध्र भवन है जो कि कहां पर है, दिल्ली में ही है।
तो गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश ने पेमेंट किया मनिहार एंटरप्राइजेस को, दिल्ली के अंदर आंध्र भवन है, तो प्लेस सप्लाई क्या हो गया दिल्ली एज पर 12 सबसेक्शन 3 क्योंकि प्रॉपर्टी दिल्ली में, लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या हो गया दिल्ली मनिहार। और तो अब दिल्ली गवर्नमेंट को सीजीएसटी एसजीएसटी का पेमेंट, दिल्ली सरकार को दिल्ली स्टेट के अंदर सीजीएसटी एसजीएसटी का पेमेंट डिपॉजिट होगा, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं क्योंकि आंध्र प्रदेश वाला कैसे जमा कराएगा, नहीं करा सकता, तो इस केस में कोई टीडीएस नहीं कटेगा, इस केस में कोई टीडीएस नहीं कटेगा। क्लियर है, इतना आपको ध्यान रखना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट ये आता है कि जो भी डिपार्टमेंट टीडीएस जमा कराता है, जो भी डिपार्टमेंट टीडीएस काटता है, जैसे पेमेंट करते टाइम गवर्नमेंट का कोई भी डिपार्टमेंट अगर टीडीएस काटेगा तो उसको अगले महीने की 10 तारीख तक टीडीएस जमा कराना पड़ेगा। टीडीएस काट की तो पेमेंट करेंगे 2% टीडीएस काट की, तो 2% टीडीएस काटा, कब तक डिपॉजिट करवाना है, अगले महीने की 10th को। ठीक है, अगर नहीं कराया तो 11 तारीख से 18% की रेट से इंटरेस्ट लग जाएगा, इतना ही ध्यान में रखना था आपको। अब अपन आते हैं टीसीएस पे। टीसीएस कौन काटता है, देखो ईसीओ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, ईसीओ कौन होते हैं, जैसे सपोज करो मैं अमेजॉन के थ्रू कुछ बेच रहा हूँ, फ्लिपकार्ट के थ्रू कुछ बेच रहा हूँ, तो बोलते हैं ईसीओ। अभी सपोज करो मैं अमेजॉन के थ्रू कोई सामान बेच रहा हूँ, अमेजॉन के थ्रू मैं कोई सामान बेच रहा हूँ, अभी पूरे इंडिया में उसके कस्टमर्स होंगे, कस्टमर पैसा देंगे अमेजॉन को, फिर अमेजॉन पैसा मेरे को देगा, तो गवर्नमेंट ने कहा अमेजॉन को, ईसीओ को गवर्नमेंट ने कहा कि आप टीसीएस काट के दोगे 1%, 1% मतलब 0.5% सीजीएसटी प्लस 0.5% एसजीएसटी, ये काट के पैसा। टीडीएस के केस में 1+1 था, यहाँ 0.5 प्लस 0.5 है। टीडीएस के केस में 2.5 लाख रुपीज कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू मिनिमम कंपलसरी कंडीशन थी, यहाँ कोई ऐसा कंडीशन नहीं है। एक बात ध्यान में रखना, अगर 95 वाला ईसीओ हो, 95 वाला ईसीओ आपने आरसीएम चैप्टर में देखा होगा, जैसे ओला हो गया, अब ओला वाले केस में सारा का सारा टैक्स ही उस ईसीओ को जमा कराना पड़ता था, जब सारा का सारा टैक्स ही उस ईसीओ को जमा कराना पड़ रहा है तो वो टीसीएस क्यों काटेगा, तो वो टीसीएस नहीं काटेगा। अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगा के, कॉमन सेंस लगा के सोच पा रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर सारा का सारा टैक्स ही इसी को जमा कराना पड़ रहा है तो कोई टीसीएस नहीं कटेगा। ठीक है साहब, इतनी बातें समझ में आई आपको। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं जो एग्जाम में जनरली केस स्टडी बन सकती है। ऐसी एग्जांपल जैसे मान के चलो कि मेरा कोई प्रोडक्ट है जो कि अमेजोन पे लिस्टेड है, मान के चलो मैं क्या बेचता हूँ, कि चश्मे बेचता हूँ अमेजोन पे, ठीक है, गॉगल्स बेचता हूँ अमेजोन पे। अभी लेट्स सपोज एक गॉगल 1000 रुपए का है, ठीक है, और अमेजोन ने क्या करा, अमेजोन ने क्या करा, ऐसे मेरे 10.5 लाख रुपीज के गॉगल्स बेच दिए, ठीक है, और 50,000 रुपीज के गॉगल्स रिटर्न आ गए, कई कस्टमर रिटर्न भी करते थे, तो नेट मेरे 10 लाख रुपीज की सेल हो गई। ठीक है जी, अब अमेजोन ने क्या बोला कि हम आपसे 20% कमीशन भी लेंगे आपका प्रोडक्ट बिकवाने के लिए। ठीक है, तो सीन क्या होगा, अब अमेजोन मेरे से 2 लाख रुपीज और लेगा, मतलब ठीक है। अभी आप बोलोगे नहीं सर 2 लाख रुपीज क्यों लेगा, वो तो डायरेक्टली आपको 8 लाख रुपए दे देगा ना टीडीएस काट के। चलो मान लेते हैं वो अमेजोन मेरे को 8 लाख रुपीज पे कर देगा। सवाल ये आता है कि टीडीएस जो है, अब वो टीसीएस जो है वो 8 लाख रुपीज पे कटेगा या 10 लाख रुपीज पे कटेगा। भाई अमेजोन मेरे को अब 8 लाख रुपीज पेमेंट करेगा, 2 लाख रुपीज अपना कमीशन रख लेगा, सोच के बताइए आप। टीसीएस जो कटेगा ना वो 10 लाख रुपीज पे कटेगा। आपको ये मानना है कि अमेजोन ने आपको 10 लाख रुपीज पे करे और फिर आपने 2 लाख रुपीज का कमीशन पे करा। तो ये ध्यान रखना, ऐसी केस स्टडीज पूछी जाती है, इनफैक्ट अपने क्वेश्चन बैंक में भी क्वेश्चन है और ऐसी केस स्टडी एग्जाम में एक बार पूछी भी जा चुकी है। तो टीसीएस जो कटेगा ना वो 10 लाख रुपीज पे कटेगा, 10 लाख रुपीज का 1% पे टीसीएस कटेगा, 10,000 रुपीज का टीसीएस कट जाएगा इस केस में। ठीक है, ये ध्यान में रखना रहेगा आपको। तो टीसीएस कौन काटता है, ईसीओ काटता है, कोई मिनिमम लिमिट नहीं है कि भाई इस अमाउंट से ऊपर होगा तो ही टीसीएस कटेगा, और अगर एग्जाम सप्लाई है कंप्लीटली तो टीसीएस की बात ही नहीं आती, कोई दिक्कत की बात नहीं। और सपोज करो सप्लायर ही अनरजिस्टर्ड है तो भी टीसीएस नहीं। जैसे सपोज करो मैं अमेजॉन के थ्रू कोई सर्विस दे रहा हूँ, फ्लिपकार्ट के थ्रू कोई सर्विस दे रहा हूँ, अभी मेरा थ्रेशोल्ड एक्सीड नहीं हुआ, सर्विस के केस में 20 लाख का लिमिट मिल जाता है, मेरा थ्रेशोल्ड एक्सीड नहीं हुआ तो कोई टीसीएस की लायबिलिटी नहीं आएगी। ठीक है, जो टीसीएस काटता है उसको भी अगले महीने की 10 तारीख तक टीसीएस जमा कराना पड़ेगा, नहीं तो 18% की लायबिलिटी आ जाएगी। सॉर्टेड है मेरे ख्याल से। टीडीएस टीसीएस के अंदर आप इतना भी पढ़ के चले गए जितना मैंने आपको बताया है, मोर देन सफिशिएंट, आपका काम हो जाएगा। अगले चैप्टर में आते हैं। अगला चैप्टर है आपका रिटर्न। रिटर्न के अंदर मैं आपको क्यूआरएमपी वाला पार्ट पढ़ा रहा हूँ। अब क्यूआरएमपी वाला जो पार्ट है ना उसको आप ध्यान से सुनना, क्वार्टरली रिटर्न, मंथली पेमेंट, ये क्या बोलता है। देखो पहले ऐसी स्कीम चला करती थी कि अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपीस तक है तो आप क्या कर सकते हो, आप रिटर्न भी क्वार्टरली भरो, पेमेंट भी क्वार्टरली करो। तो गवर्नमेंट ने ऐसे छोटे लोगों को बेनिफिट देने का सोचा था कि भाई जिनका टर्नओवर कम है उनसे क्वार्टरली रिटर्न भरवाई जाएगी, क्योंकि पहले ऐसा बहुत होता था कि भाई जीएसटी आया है ना तो इससे रिटर्न बहुत ज्यादा भरनी पड़ रही है, ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग, ऐसा हाइप क्रिएट कर रखा था। तो गवर्नमेंट ने स्कीम लेके
गवर्नमेंट ने ऐसा ऑप्शन दिया था कि अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए तक है तो आप क्वार्टरली क्या कर सकते हो, रिटर्न भर सकते हो और क्वार्टरली पेमेंट करो। अब इससे दिक्कत क्या होती है, आप समझना मेरी बात। फॉर एग्जाम्पल कि कोई पर्सन है, लेट्स सपोज जिसका नाम है महक, भी महक करके कोई पर्सन है जिसने जिसको जो मेरे से गुड्स परचेज करती है, मेरे से गुड्स परचेज करती है, और मान के चलो महक है ना सेम गुड्स परचेज करती है, किससे परचेज करती है, अमन से परचेज करती है, मेरे से भी परचेज कर रही है और अमन से भी परचेज कर रही है। अभी मैं छोटा आदमी था, मैं क्या करता था कि क्वार्टरली रिटर्न भरता था, क्वार्टरली गवर्नमेंट को टैक्स जमा कराता था। और अमन बड़ा आदमी था, बड़ा आदमी मतलब उसका टर्नओवर ज्यादा था, वो मंथली स्कीम में आता था, मंथली टैक्स जमा कराता था। अभी सपोज करो, लेट्स सपोज जुलाई से सितंबर क्वार्टर चल रहा है, अभी जुलाई में हमारे बीच में ट्रांजेक्शन हुआ। अब अगस्त के अंदर जब महक अपनी रिटर्न भर रही होगी, जीएसटीआर 3 भी भर रही होगी 20 अगस्त को, लेट्स सपोज ये ट्रांजेक्शन हमारे बीच 10 जुलाई को हुआ। अभी 10 जुलाई की जब फाइनल जब पेमेंट होगा वो 20 अगस्त को होगा, तो महक जब अपनी रिटर्न भर रही होगी तो वो देखेगी कि यार मैंने जो सामान एकेजी से परचेज किया, 10 लाख रुपीज का गुड्स परचेज किया, प्लस 1.8 लाख रुपीज का मैंने टैक्स दिया, वो तो मेरे क्रेडिट में दिख ही नहीं रहा, और जो मैंने अमन से परचेज किया वो दिख रहा है मेरे को। तो मैं महक को क्या बोलूंगा कि महक ये है ना, मैं जब सितंबर एंड हो जाएगा ना, ये क्वार्टर एंड हो जाएगा, उसकी रिटर्न में तब भरूंगा, आपको तब दिखेगा। तो महक बोलेगी यार ये क्या मतलब है, ये तो बेकार हो गया, मेरे इंटरेस्ट का लॉस होगा, मेरी वर्किंग कैपिटल फालतू में उलझ गई। ठीक है, तो अभी लोग ऐसे लोगों के साथ डील करना पसंद नहीं कर रहे थे। अब महक मेरे साथ आगे क्यों ट्रांजेक्शन करेगी, वो तो अमन जैसे लोगों के साथ ट्रांजेक्शन करेगी। अभी गवर्नमेंट क्या बोलती है कि इन्हीं सभी समस्याओं से आपको समाधान मिलेगा, आपको बस ध्यान से 5 मिनट के लिए मेरे को इधर देखना है, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। क्यूआरएमपी स्कीम गवर्नमेंट क्या बोलती है, गवर्नमेंट ऐसे बोलती है, देखो एक स्कीम लाए हम आपके लिए जिसका नाम है क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट, मतलब आप पेमेंट मंथली करोगे, रिटर्न क्वार्टरली भरोगे। भी सुनने में अजीब लग रहा होगा, हाउ दिस इज पॉसिबल, पर है। गवर्नमेंट ने कहा जिनका भी टर्नओवर 5 करोड़ रुपीस तक है ना, वो इस स्कीम में आ सकते हैं, 5 करोड़ रुपए तक। ठीक है, गवर्नमेंट ने ऐसा बोला कि सपोज करो आप जुलाई से सितंबर क्वार्टर ले लेते हैं। ठीक है, जुलाई से सितंबर क्वार्टर के अंदर आपने क्यूआरएमपी स्कीम के लिए ऑप्ट किया। अब इस केस में क्या होगा, गवर्नमेंट ये बोलती है कि आपको जो जीएसटीआर 1 होगी ना इसकी, वो तो इस क्वार्टर एंड होने के बाद ही भरनी पड़ेगी, अक्टूबर में भरनी पड़ेगी। ठीक है, पर तो मैंने बोला यार जीएसटीआर 1 जब क्वार्टर एंड के बाद भरेंगे तो फिर सामने वाले को क्रेडिट कैसे मिलेगी। तो गवर्नमेंट ने बोला देखो हम आपको एक ऑप्शन देंगे आईएफएफ फर्निश करने का। आईएफएफ मतलब इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी क्या होता है, जैसे जीएसटीआर 1 के अंदर हम आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल्स डालते हैं ना, तो आईएफएफ भी एक सेम वैसा ही प्रोसीजर है कि जिसके अंदर हम उन ट्रांजेक्शन्स की डिटेल्स डाल देंगे जो हम चाहते हैं कि हम सामने वाले को आईटीसी मिल जाए, रिसीवर को आईटीसी मिल जाए। तो जनरली हम B2B ट्रांजैक्शन की डिटेल डालेंगे, क्योंकि B2C की तो डालने का मतलब नहीं, वो तो आईटीसी लेके करेगा भी क्या, अनरजिस्टर्ड पर्सन है वो, उसको तो आईटीसी मिलेगी नहीं। B2B ट्रांजैक्शन की डिटेल्स डालेंगे। तो गवर्नमेंट ने कहा कि आप सपोज करो जुलाई मंथ में आपने जितने भी ट्रांजेक्शन किए ना, उसका आप आईएफएफ फर्निश कर सकते हो। अभी जुलाई मंथ का आईएफएफ कब तक फर्निश करना है सर, आईएफएफ मतलब अरे वही आउटवर्ड सप्लाई का स्टेटमेंट जैसे जीएसटीआर 1 होता है, वो कब तक फर्निश कर सकते हैं, 1 से 13 अगस्त के बीच में आप फर्निश कर सकते हो, 1 से 13 अगस्त तक। लेकिन मैक्सिमम आप है ना 50 लाख रुपीज से ज्यादा का आईएफएफ फर्निश नहीं कर सकते किसी भी मंथ में। अब बोलोगे तो गलत बात है, 50 लाख क्यों, अरे तो गवर्नमेंट वैसे भी स्कीम छोटे लोगों के लिए लाई थी, जिनका पूरे साल भर का टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक है, उन्हीं लोगों के लिए थी स्कीम। तो गवर्नमेंट बोल रही है 50 लाख रुपए तो बहुत है, और 50 लाख रुपए भी B2B वाले, जो B2C है उनका तो करो ही मत ना। कोई कह रहा सपोज करो मेरा मंथली इस बार का टर्नओवर 70 लाख रुपए, 70 लाख रुपीज है, तो गवर्नमेंट कह रही जो B2C वाले उनका मत भरना भाई, B2B वालों का भर। अभी कोई इंसान कह रहा है सर मेरा तो B2B 60 लाख रुपीज है, पर यहाँ तो मैक्सिमम आईएफएफ 50 लाख का ही भर सकते हैं, तो अभी मेरे कुछ क्लाइंट फिर क्या करें मतलब। तो गवर्नमेंट ने कहा देखो भाई 50 लाख तक का ये ऑप्शन है, 50 लाख तक का भर दो, बाकी जो 10 लाख वाले हैं आपके उनको कन्विंस करो। अब आप सोचो कि किसका आईएफएफ भरना है, 10 लाख में किसका छोड़ना है, मतलब 50 लाख का आईएफएफ भर सकते हो, 10 लाख किसका छोड़ना है वो आप सोचो मतलब। ठीक है, पर मंथली मैक्सिमम 50 लाख रुपीज तक के आईएफएफ आप फर्निश कर सकते हो, 50 लाख रुपीज वैल्यू ऑफ सप्लाई। ठीक है, तो अभी मेरे को आईएफएफ में भर दूंगा 1 से 13 अगस्त को। अभी होगा क्या, उस सामने वाले पर्सन को उस अमाउंट की क्रेडिट मिल जाएगी, जो भी वैल्यू ऑफ सप्लाई है उस पर जितना भी जीएसटी का अमाउंट है उसकी क्रेडिट मिल जाएगी। सर अगर मैंने आईएफएफ नहीं भरा तो गवर्नमेंट कोई पनिशमेंट देगी, गवर्नमेंट कह रही है भाई देख हम ये स्कीम लाए ना कि तुम लोगों के भले के लिए लाए, जिससे सामने वाले तुम्हारे क्लाइंट को क्रेडिट मिल जाए, हमको इससे कोई टैक्स का बेनिफिट नहीं हो रहा है, तो तुमको आईएफएफ भरना है तो भरो, नहीं भरना मत भरो, ऑप्शनल है।
तुमको आईएफएफ नहीं भरना, इसका तुम्हारा प्रॉब्लम है। अगर तुमको अपने क्लाइंट को क्रेडिट दिलवाना है तो आईएफएफ भरो, नहीं तो मत भरो। सर अगर आईएफएफ नहीं भरा तो कोई बात नहीं, वैसे भी क्वार्टरली रिटर्न तो भरे हो गई ना, तब उसमें दिखाना पड़ेगा तुमको। आईएफएफ नहीं भरा तो क्या हुआ, क्वार्टरली रिटर्न में तो दिखाना ही पड़ेगा, मत भरो आईएफएफ। ऑप्शनल है, अगर तुमको सामने वाले को क्रेडिट देनी है तो करो, नहीं तो मत भरो। सपोज करो जुलाई के बाद अगस्त का आईएफएफ भरना है, तो गवर्नमेंट ने कहा वही 1 से 13 सितंबर के बीच में भरो। B2B ट्रांजेक्शन का ही भरेंगे ना। और सर बोल रहा सितंबर मंथ का आईएफएफ, बोले आईएफएफ मत भरो ना इसमें, तो वैसे भी अब तो अक्टूबर में रिटर्न जाएगी। सर कब जाएगी GSTR1? तो 13 अक्टूबर को जाएगी। सर नॉर्मली तो GSTR1 11 को जाती है अगले महीने की, इसकी 13 अक्टूबर को जाती है। मतलब अक्टूबर से मतलब है अगले महीने की 13 तारीख को जाती है। ठीक है, तो उसके अंदर तो सारी डिटेल्स ऑटोमेटिकली आ जाएंगी, चाहे B2B हो चाहे B2C हो, सब आ जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है सर, ये तो समझ में आ गया, आईएफएफ फंडने से सामने वाले को सामने वाले को क्रेडिट मिल जाएगी। अभी आपने बोला स्कीम का नाम है QRMP, क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट। चलो GSTR1 तो क्वार्टरली भर रहे हैं, मंथली पेमेंट कैसे होगा? तो गवर्नमेंट ने बोला आपको हर महीने पैसा देना पड़ेगा अगले महीने की 25 तारीख को। जैसे जुलाई का पेमेंट अगले महीने की 25 अगस्त को। अभी आप बोलोगे सर फालतू की बात कर रहे हो, अभी जब रिटर्न ही नहीं भरी, हमको पता ही नहीं है एग्जैक्टली, तो चलो आईएफएफ तो हमने B2B ट्रांजेक्शन के लिए कर दिया, तो हम किस बेसिस पे पेमेंट करें? एक्चुअल में तो अमाउंट हमने कैलकुलेट भी नहीं करा कि कितनी हमारी लायबिलिटी है। गवर्नमेंट ने कहा एस्टिमेशन बेसिस पे कैलकुलेट करो साहब, एस्टिमेशन बेसिस पे कैलकुलेट करो। ठीक है, गवर्नमेंट ने 2 तरीके बता दिए इसके। देखो गवर्नमेंट ने कहा या तो आप अपने हिसाब से कर लो, जो आपको लगता है कि भाई आपके हिसाब से जुलाई में आपका इतना टर्नओवर रहा होगा लगभग उस हिसाब से कर दो, 25 अगस्त को कर दो। सर अगस्त का पेमेंट कब? 25 सितंबर को। सर सितंबर का तो GSTR3 भी भरेंगे ही ना क्वार्टर का। सर कब भरेंगे GSTR3 भी? नॉर्मली तो 20 तारीख को भरते हैं अगले महीने की। यहाँ पे 22 और 24 होता है डिपेंडिंग अपॉन द स्टेट। कई स्टेट में 22 होता है, कई स्टेट में 24 होता है। ठीक है, तो लास्ट मंथ की जो क्वार्टर का लास्ट मंथ है उसका आपको 25 तारीख को पेमेंट नहीं करना। ऐसा नहीं कि सितंबर का पेमेंट आप 25 अक्टूबर को कर रहे हो, नहीं, वैसे भी अब GSTR3 भी भरना है। तो जैसे अपन आईएफएफ भी 2 महीने का भरेंगे ना, वैसे पेमेंट भी 2 महीने का करेंगे एस्टिमेशन बेसिस पे। अभी इन्होंने क्या बोला गवर्नमेंट ने कि देखो एक्चुअल लायबिलिटी तो आपने भी नहीं निकाली, आप एक काम करो, अगर आपको लगता है कि नहीं मेरी जुलाई की इतनी लायबिलिटी, आप अपने हिसाब से पे कर दो। पर अगर कम निकली, एंड में जाके पता चला जुलाई की लायबिलिटी तो ज्यादा थी, आप कम दिए, तो 18% की रेट से इंटरेस्ट लेंगे। कब से? 25 अगस्त से इंटरेस्ट लेना शुरू कर देंगे 18% की रेट से टिल द डेट ऑफ एक्चुअल रीपेमेंट। बोले ये मैथड तो खतरनाक है। तो गवर्नमेंट ने एक और ऑप्शन दिया। अभी वो बंदा कह रहा है मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है जुलाई की क्या लायबिलिटी है, मैं कैसे भरूं? आप तो इंटरेस्ट ले लोगे, फिर ये स्कीम ही घटिया है। गवर्नमेंट ने कहा टेंशन मत ले, एक और स्कीम लेके आए हम, फिक्स सम पेमेंट मेथड। फिक्स सम पेमेंट मेथड, इसके अंदर क्या बोला कि भाई हर महीने कितना पेमेंट करना है वो तेरे को बताते हैं कैसे करना है। देख, अगर तूने अभी जो तू कौन से क्वार्टर में है? बोला जुलाई से सितंबर क्वार्टर में है। तेरा प्रीवियस क्वार्टर कौन सा था? बोले अप्रैल से जून वाला क्वार्टर था। अगर तू प्रीवियसली क्वार्टरली वाला ऑप्शन ही चूज कर रखा था ना तूने, तो पिछले क्वार्टर में तूने जितना भी टैक्स दिया होगा GSTR3 भी में तेरा पता चल जाएगा तूने कितना टैक्स दिया है। उसका 35% टैक्स तू जुलाई में दे दे, काइंड ऑफ नियर अबाउट 1/3 हो गया। 3 महीने होते हैं तो 35% दे दे तू पिछले क्वार्टर का 35%। बोले अगस्त का तू जब 25 सितंबर को पेमेंट करेगा तो कितना कर देना? पिछले क्वार्टर के GSTR3 भी से 35%, और लास्ट महीने के अंदर जो भी कम ज्यादा हो वो उस हिसाब से तू टैक्स दे देना। जब एक्चुअल में तो पता चल ही जाएगा ना फिर तो सितंबर के बाद। तो इस केस में सपोज करो कि जुलाई मंथ की लायबिलिटी हमने 35% एस्टिमेशन बेसिस पे जमा कराई। अभी वो मान के चलो कम जमा हो गई, इस साल का इस क्वार्टर का टर्नओवर ज्यादा था, तो गवर्नमेंट ने कोई इंटरेस्ट नहीं लेंगे हम आपसे। इस केस में कोई इंटरेस्ट नहीं लेंगे फिक्स सम मेथड में, पर खुद एस्टिमेशन बेसिस पे करोगे तब इंटरेस्ट लगाया जाएगा 18% की रेट से। तो देखो क्रक्स क्या निकल के आता है, QRMP स्कीम के लिए आप ऑप्ट कर सकते हो। अच्छा अगला सवाल, एक ऑप्ट कब कर सकते हैं? जैसे मान के चलो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। राइटिंग पे मत जाओ, अभी जल्दी है। अभी आपको जुलाई, सितंबर और अक्टूबर, मान के चलो आपको जुलाई से सितंबर वाले क्वार्टर के लिए QRMP स्कीम ऑप्ट करनी है, जुलाई से सितंबर वाले क्वार्टर के लिए QRMP स्कीम ऑप्ट करनी है। तो आप ऑप्ट करने के लिए कब अप्लाई कर सकते हो? तो 1 मई से लेके 31 जुलाई तक आप अप्लाई कर सकते हो। 2 महीने पहले, जुलाई से पहले आता है जून, जून से पहले आता है मई, 1 मई से लेके जुलाई का लास्ट दिन। अभी सपोज करो सर मेरे को अप्रैल से जून क्वार्टर के लिए QRMP स्कीम अप्लाई करनी है, तो कब से कर सकता हूं? आप कर सकते हो 1 फेब से लेके 30 अप्रैल तक, ये स्कीम में आने का टाइम है। और सर स्कीम से बाहर विड्रॉ होना है, मेरे को निकलना है, नॉर्मल स्कीम में आना है, मंथली वाले में जैसा चल रहा है, मंथली स्कीम, मंथली रिटर्न, मंथली पेमेंट, मंथली GSTR1, मंथली GSTR3 भी,
तो भी निकलने का भी यही टाइम लिमिट है। सर अगर मेरे को जुलाई से सितंबर क्वार्टर में इस स्कीम से बाहर निकल के नॉर्मल स्कीम में आना है, तो भी आप 1 मई से 31 जुलाई तक बता सकते हो। ठीक है, तो अभी क्रक्स क्या निकल के आया है QRMP स्कीम के अंदर कि देखो आपको हर महीने IFF फंडिश करना पड़ेगा। अगर ऑप्शनल है, आपको सामने वाले को क्रेडिट दिलवानी है तो भरो, मैक्सिमम 50 लाख रुपीस तक का भर सकते हो, चाहे भरो या मत भरो। रिटर्न आपको भरनी पड़ेगी GSTR 1 जब भी क्वार्टर एंड हो जाएगा 13 तारीख को, जैसे क्वार्टर एंड होगा उसके अगले महीने की 13 तारीख को। पेमेंट आपको हर महीने करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल जुलाई से सितंबर क्वार्टर है तो जुलाई का पेमेंट 25 अगस्त, अगस्त का पेमेंट 25 सितंबर। लेकिन सितंबर के लिए अलग से पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली जब आप GSTR 3 भी भरोगे इस क्वार्टर की, वो कब भरेंगे 22 या 24 ऑफ द सक्सीडिंग मंथ, जैसे क्वार्टर खत्म होगा वो आपको GSTR 3 भी भरनी पड़ेगी। ठीक है, सॉर्टेड है, कोई दिक्कत। बड़ा बेसिक सा था QRMP, मैं आपको लॉजिक समझाना चाहता था इसलिए थोड़ा सा टाइम लग गया। मेरे ख्याल से सारी चीज़ें कवर कर ली, कुछ रहा भी नहीं होगा। IFF ऑप्शनल होती है, 50 लाख रुपीस तक का भर सकते हैं, सारी चीज़ें मैंने इसके आपको कवर कर ली। GSTR 3 भी कई जगह 22 को, कई जगह 24 को, डिपेंडिंग अपॉन द स्टेट, और स्टेट ये स्टेट आपको नाम याद रखने भी नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो मैं अभी जानबूझ के ऐसे ऐसे टॉपिक्स उठा रहा हूँ जो आप लोगों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मेरे ख्याल से बहुत लोगों को नहीं पता होगा इतना डिटेल में जितना मैं अभी बोला। जैसे TDS वगैरह इस तरह के चैप्टर जनरली बच्चे छोड़ के जाते हैं। आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा, लाइक ज़रूर करना अगर पसंद आया तो। ठीक है, ऐसा लगेगा कि हाँ भाई जो एफर्ट्स हो रहे हैं वो रिकॉग्नाइज कर रहे हो तुम लोग। और अगर इस तरह के और भी वीडियोस आएंगे, डू सब्सक्राइब ऑल्सो। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।